का आगाज अल्लाह के बाबरकत नाम से करते हैं। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तन्सौन अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब। आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर सज्जाद नईम साहब को प्लीज। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इस इदारे का ममनून हूँ कि उन्होंने ये मौका फराहम किया। मलक शौकत साहब, बड़ा भरपूर और ख़ूबसूरत एक माहौल आपने दिया यहाँ पर, तो बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। दूसरी मुबारकबाद डॉक्टर हिना जमशेद और डॉक्टर रियाज हमदानी को कि इन्होंने कहा ये अहम किताब है जो सामने आई है। मेरे ख्याल में इससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो उर्दू में हमारे पास एक सरमाया मौजूद था वो सारा तर्जुमा शुदा था। उसमें एक हैरेरी की किताब है या एक दो किताबें और थी जो तर्जुमा हुई थी, और ये उर्दू में एक लिखी जाने वाली पहली किताब है, तबाजात किताब है, और ये हासिल है उस कॉन्फ्रेंस का जो पिछले साल इन्हीं दिनों में साहिवाल आर्ट्स काउंसिल में मुनक्किद हुई। जहां तक ये किताब में मैं बाद में बात करता हूं, थोड़ा सा हम उस चीज को समझ लें कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जिसमें हम जिंदा हैं, ये ज़माना किस तरह से पिछले ज़मानों से मुख्तलिफ है। आप सबको पता है कि इंसान की पहली छलांग वो थी जब इंसान ने आग जलाना सीख ली, और उसकी सरशारी और खुशी का अंदाज़ा आप, अगर आपने फिल्म देखी हो कास्ट अवे, उसमें जब 2 साल या इससे कमो पे ज्यादा वो एक हादसे के तौर पर उस फिल्म का हीरो एक जजीरे पे चला जाता है जहां पर कोई चीज मौजूद नहीं है, इंसान मौजूद नहीं है, लाख कोशिशें करता है कि मैंने किस तरह से जिंदा रहना है। फिर वो ये भी कोशिश करता है कि मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौटना भी चाहता है, लेकिन कोई वसीला नहीं है, कोई इंसान नजर नहीं आता। तो फिर वो कोशिश से, पुराने तरीकों से वो आग जला लेता है। अगर आपने वो फिल्म देखी है, वो जो सरशारी है उसकी आग जलाने वाली, उससे समझ में आता है कि ये कितनी बड़ी तब्दीली लेकर आई थी आग हमारी जिंदगियों में। यानी इंसान पहले मौसम से बचने के लिए, मौसम की शिद्दत से बचने के लिए सफर करता था। खुराक वो खा सकता था जो जिसको आसानी से चबा सके, या सूरज के गरूब होने के बाद उसके लिए जिंदगी खत्म हो जाती थी। ये वो आग ही थी जो उसे हिजरत पर मजबूर नहीं करने देती। उसको वहीं पर मौसम की शिद्दत से बचने का एहतमाम मिल गया। वो खुराक जो चबा नहीं सकता था उसको नरम करके वो खा सकता था, और रात के अंधेरे में अब वो सफर भी कर सकता था। ये पहली छलांग थी, ये पहली तब्दीली थी इस दुनिया की। उसके बाद आप जानते हैं कि दूसरी बड़ी एक तब्दीली आई, और वो भी हजारों साल बाद।
पहिया ईजाद हुआ, सफर तेज तर हुए और ज्यादा लोग जो थे, पहले एक सवारी अगर जानवर की थी, 1 या 2 बंदे सफर कर सकते थे, लेकिन अब पहिए की मदद से ज्यादा लोग सफर कर सकते थे। सफर जो थे वो तेज रफ्तार हो गए। ये भी एक जिंदगी में तब्दीलियां लेकर आई। फिर उसके बाद अगली जो एक बड़ी तब्दीली है वो इंजन का बनना था। अब जानवर और इंसान की जगह उसकी मुशक्कत को कम किया, उस इंजन ने कम किया। तो ये जो सफर हैं पिछले, आप देखते हैं कि ये हजारों साल पे मुहित हैं, यानी बहुत एक लंबा अरसा था। लेकिन मलक साहब, आप हमारी उम्र के जितने भी अहबाब यहाँ पर, कमर भाई मौजूद हैं, हमने 4 बड़ी तब्दीलियां अपनी जिंदगी में देख ली हैं। यानी मुझे याद है कि वो गांव में हम खुद वो बैलों वाला हल चलते हुए देखा, बल्कि मैंने चलाया भी, वो खुद काम किया उस पे। फिर उसके बाद हमने अपनी जिंदगियों में देखा कि ट्रैक्टर आ गया। फिर उसके बाद हमने एक और शक्ल देखी कि कंप्यूटर को हमने देख लिया। फिर अब हम ये चौथी जो बड़ी तब्दीली है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ये हमारे सामने है। तो मैं समझता हूं कि शायद हमारा जो एज ग्रुप है, इन जैसी तब्दीलियां शायद किसी और ने ना देखी। और अभी 30-40 साल पहले जो दुनिया से रुखसत है गए लोग, किसी तरीके से वापस आ जाएं तो वो हैरान हो जाएंगे कि ये बन क्या गया है। लेकिन क्या करें कि जिंदगी की तब्दीलियों के साथ हमने जीना होता है, उनके साथ निभाह करना होता है। लाख हम इख्तलाफ करें कि ये चीज हमारे लिए बुरी है या अच्छी है, लेकिन उसको कबूल करना पड़ता है। आप देखें, किसी जमाने में घर में रेडियो का आ जाना बहुत बुरा समझा जाता था। क्या माए बहनें जो हैं वो मर्दों की आवाज सुनेंगी? उसके बाद आप देखें कि टेप रिकॉर्डर, टीवी, टेलीफोन का घर में लगना बड़ी मजामत होती थी। अब आप देखें कि आपकी जेब में हर चीज मौजूद है। मुझे याद है बचपन में हमारे गांव का एक बाबा कहा करता था पंजाबी दे विच, कहंदा सी कि जापान ने किया एक टाइम ऐसा आएगा कि हर बंदे दे गुट ते घड़ी होएगी ते हाथ दे विच रेडियो होएगा। यानी वो कितनी सादा बात उसने की। लेकिन आज आप देखें कि ना सिर्फ घड़ी है, टीवी है, रेडियो है, बल्कि अब जो है आपको शायद किसी दूसरे इंसान की भी जरूरत नहीं रहती। आपको एक कमरे में भी अगर बंद कर दिया जाए और सिर्फ एक सहूलत दे दी जाए कि आपके पास इंटरनेट होगा और मोबाइल होगा, शायद आपको किसी और की फिक्र ना रहे। ये कोई कम तब्दीली नहीं है, क्योंकि इंसान को हमेशा एक समाजी हैवान कहा जाता रहा है। कहा जाता रहा है कि ये इंसानों के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन अब दुनिया इतनी सिमट आई है कि शायद वो, जैसे हरेरी ने कहा था, वो 21 सवाल उसने 21वीं सदी के 21 सवाल में उस अपनी किताब में, कि अब दुनिया एकता की तरफ जा रही है। ये हम मुख्तलिफ बातें करते हैं, हमारी सकाफत, चीज, तहजीब, लेकिन क्या करें, ये सारी चीजें जो हैं वो तब्दीली की जानिब गामजन हैं और हमें इस सूरत हाल को कबूल करना होगा। अगर कबूल नहीं करेंगे तो जाहिर है कि वही सूरत होगी जो ऐसे समाज है जिन्होंने हमेशा साइंस की, टेक्नोलॉजी की मुखालफत की, वो पीछे रह गए। हरेरी क्या कहता है जी कि दुनिया की जुबान एक हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी ने हमें एक जुबान के साथ मुंसलिक कर दिया है। अनपढ़ बंदा भी देहात का चंद लफ्ज अंग्रेजी के जानकर मुकालमा कर सकता है। इसी टेक्नोलॉजी ने उसे ये दिया है। इसी तरह लिबास एक हो रहा है। अब लिबास की अजनबियत जो है वो भी खत्म होने जा रही है। इसी तरह खुराक भी एक हो रही है। कौन सी ऐसी झोंपड़ी और देहात या गांव या गोठ ऐसा होगा जो वाकिफ नहीं होंगे जी पिज्जा क्या होता है, बर्गर क्या होता है। वो न्यूयॉर्क में भी वही खाया जा रहा है, यहाँ पर भी उसी तरह की खुराक और उसका पैटर्न एक हो रहा है। खैर, ये बातें अपनी जगह पर, लेकिन इस दौर में जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसको हम मसनूई ज़हानत कहते हैं, और इस किताब में
جو مضامین جو ہیں وہ لٹریچر اور ادب کے حوالے سے اس میں یکجا کیے گئے ہیں. کم و بیش کوئی 36 مضامین ہیں اس میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 36 مضامین جو ہیں ان کا مطالعہ کیا گیا ہے تو ہمارا ادیب بہت خوفزدہ ہے. ہمارا جو مصنف ہے, شاعر ہے, وہ 2 باتیں کرتا ہے جو اس کتاب کے اندر ہے. ایک تو وہ کہتا ہے جی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی یہ تخلیق کر رہی ہیں چیزیں, اس چیز کو تو مانتا ہے وہ, لیکن دوسرے ہی لمحے وہ کہتا ہے کہ یہ ہم جیسی تخلیق نہیں کر سکتے, ہم جیسا یہ نہیں لکھ سکتی, کیونکہ اس کے اندر احساس اور جذبے کی کمی ہے. ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں اس کو, لیکن کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو تھا یا اس کا جو اب چلن ہوا ہے یا اس کا جو یہ ٹیکنالوجی سامنے آئی ہے, کیا یہ لٹریچر کے لیے اس کو بنایا گیا تھا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. یہ تو کسی اور شعبوں کے لیے اس کو کیا گیا تھا. یہ تو ہم نے وہاں سے اپنی مرضی کی کچھ چیزیں جو ہے اخذ کرنے کی کوشش کی ہے. اور جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا تو آپ کو یاد ہوگا سر, جو پہلی دفعہ جب کمپیوٹر آیا تھا اور کمپیوٹر کے ساتھ رشین جو شطرنج کا بہترین کھلاڑی تھا جس کو کبھی کسی نے مات نہیں دی تھی, جب وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا یہ گیم کھیلنے کے لیے اور وہ ہار گیا اور وہ جو رو رہا تھا, آپ نے شاید ٹی وی پہ اس کا منظر دیکھا ہوگا کہ مجھے اس مشین نے ہرا دیا ہے. تو یہ پہلی شکست تھی کسی نہ کسی طرح وہ انسانی وجود یا ذہانت کے ساتھ, کیونکہ شطرنج آپ کھیلتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 4 5 6 چالیں آپ سوچ سکتے ہیں, لیکن ایک مشین جو ہے وہ ہزاروں چالیں سوچ سکتی ہے. تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں چین میں لوگوں کو قرضہ دینا تھا, اور قرضے ظاہر ہے کہ جب کوئی دیا جاتا ہے کسی فرد یا شخص کو تو پوری اس کی تحقیق کی جاتی ہے. وہاں پر انہوں نے کیا کہا, وہاں انہوں نے لوگوں سے کہا جی کہ آپ اس طرح کریں کہ ہمیں اپنا ڈیٹا دے دیں, ہم ڈیٹے سے اسیسمنٹ کریں گے کہ آپ قرض لینے کے حقدار بھی ہیں یا نہیں ہیں. اب ڈیٹے کو خدا نہ خواستہ انہوں نے کوئی مس یوز نہیں کرنا تھا, بلکہ یہ دیکھنا تھا کہ آپ کتنے ذمہ دار ہیں, کیا وقت پہ کسی میل کا جواب دیتے ہیں, حتیٰ کہ اپنے یوٹیلیٹی بل جو ہے وہ ٹائم پہ ادا کرتے ہیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اب آپ کے بس میں نہیں رہی, بلکہ آپ کسی نہ کسی جگہ ایک ڈیٹے کی شکل میں موجود ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اب وہی مانا جائے گا جس کے پاس ڈیٹا ہوگا, کیونکہ ڈیٹا جو ہے اسی کی بنیاد پر, ابھی زیادہ دور نہ جائیں, یہ مئی کی بات ہمارے سامنے ہے, یہ جنگ جو لڑی گئی ہے یہ کوئی ہتھیاروں سے نہیں لڑی گئی اس طرح سے, بلکہ اسی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے. اور یہ پہلی شاید جنگ تھی, یہ پہلا ایسا محاذ تھا کہ جس میں یہ کھل کر یہ تجربہ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اب ہماری زندگی کا حصہ ہیں, انہیں قبول کرنا ہوگا. اور میں مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر حنا جمشید کو اور ڈاکٹر ریاض ہمدانی کو کہ انہوں نے ایک اس کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے یہ بحث جو ہے یہ ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ نئی زندگی کے ساتھ آپ کو کس طرح سے جینا ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بڑی ہی تفصیل سے اور بڑے ہی کمال طریقے سے